अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं कि सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की बुक आपकी स्टार्ट हो गई है। चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताया हुआ है कि इंट्रोडक्शन में ये है जी कि इट इज़ अ साइंस। ये एक साइंस है जो कि एक्सप्लेन करती है फिजिकल एंड द केमिकल मैकेनिज्म, बॉडी के फिजिकली और जो केमिकल मैकेनिज्म है, ठीक है, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द लाइफ। फिजिकली बोल रहे हैं जो कि हमें दिखाई दे रहे हैं, जो प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है, और केमिकल में मतलब जो कि जिसके अंदर हमारी बॉडी के इंटरनली ये टेक प्लेस हो रहे हैं, ठीक है। अब ये सारे मैकेनिज्म जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं और इनकी वजह से पॉसिबिलिटी है जी हमारी लाइफ की प्रोग्रेस प्रोग्रेस में, डेवलपमेंट में या ओरिजिन में, ठीक है। तो ये सारे मैकेनिज्म की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? हमारे पास फिजियोलॉजी कहलाती है। अब कहता है कि द बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी इज सेल। हमारी बॉडी का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है जी? सेल, जिसके ऊपर पूरी बॉडी जो डिपेंडेंट है, पूरी बॉडी इसी की बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कुछ मेन कंपोनेंट्स जो है वो ह्यूमन सेल के हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं, उनके साथ साथ उनके फंक्शंस भी हैं। फिजियोलॉजी की डेफिनेशन अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाता है या सेल मेम्ब्रेन आ जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन का जो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। ये आप अच्छे से देख लीजिएगा डायग्राम इसकी, ये भी पेपर में पूछ लेते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसका जो इंपॉर्टेंट रोल है ये मेंटेन करती है द सेल इंटीग्रिटी। सेल की जो एक शक्ति है, सेल की जो एक बनावट है, ठीक है, खास किस्म की जो शेप है उसको ये मेंटेन करती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद कहते हैं कि कुछ सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है कुछ इसके जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। सबसे पहले जी सिलेक्टिव परमेबिलिटी। सिलेक्टिव परमेबिलिटी का मतलब ये है कि ये कुछ सब्सटेंसेस को तो अपने अंदर आने देती है और कुछ को जो है ये मना कर देती है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, ये हम जो फंक्शंस की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा आपको जो है मैं इसका स्ट्रक्चर एक दफ़ा समझा देती हूँ कि इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारे पास जो है वो दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, दो लेयर्स होती हैं, डबल लेयर्ड होता है। अब इसमें जो बीच में जो है ये आप जो देख रहे हैं ब्लू कलर के, ठीक है, ये क्या है? ये प्रोटीन जो है इनके अंदर इम्बेडेड होती है, ठीक है। प्रोटीन चैनल्स होते हैं या प्रोटीन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स हैं, जैसे ये देखें पेरिफेरल प्रोटीन है जो कि सरफेस के करीब प्रेजेंट है, ठीक है। और कुछ जो है ये क्वाइल हुई हुई है, ठीक है, प्रोटीन, इसको हम अल्फा हेलिक्स प्रोटीन कहते हैं। कुछ जो है वो आप देखें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपस में एक जगह पे कंबाइन है, ठीक है, उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। कुछ जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है। और ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोलिपिड भी होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड भी आपस में मिलके जो है वो एक इम्बेडेड हुए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मेम्ब्रेन के डबल स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती हैं। लिपिड की ये बेसिकली डबल लेयर होती है कि इस तरीके से आप ये देखें जो है लिपिड के मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, ठीक है, ऊपर वाली साइड पे भी और नीचे वाली साइड पे इस तरीके से, ठीक है, कि मॉलिक्यूल जो हैं लिपिड की इस तरीके से एक पूरी लेयर बनाते हैं। और फिर ये डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं, इनकी सरफेस के ऊपर क्या है? एम्बेडेड है, ठीक है। तो ये जो है ये एक ऊपर वाली साइड है और एक नीचे वाली साइड है। आप कहते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये एज अ सेलेक्टिव परमेबिलिटी शो करती है। सेलेक्टिव परमेबिलिटी का मतलब ये कि ये कुछ सब्सटेंसेस को तो सेल के अंदर आना अलाउ करती है और कुछ को बाहर जाना अलाउ कर देती है। यानी कि ये नहीं है कि हर चीज़ जो है वो सेल के अंदर आ भी रही है और अपनी मर्जी से जा भी रही है, नहीं, बल्कि जिस चीज़ की सेल को ज़रूरत है वो ये चीज़ों को सेल के अंदर आने की इजाज़त दे देगी, और जो चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है, या जो चीज़ एक्स्ट्रा है, ठीक है, उसको सेल से बाहर निकाल दिया जाता है या अंदर ही नहीं आने दिया जाता। अब जो चीज़ें अंदर आती हैं उसके अंदर कुछ आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ न्यूट्रिशंस होती हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें सेलुलर होमोस्टेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। सेलुलर होमोस्टेसिस का मतलब ये कि सेल के अंदर जो नॉर्मल एक मेटाबॉलिज्म चल रहा है, कि इन्वायरमेंट मेंटेन है, ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है जी बैरियर प्रोटेक्शन, ठीक है। बैरियर प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि ये जो है वो एक रुकावट के तौर पे काम कर रही होती हैं, ठीक है, एक फिजिकल बैरियर होती हैं जो कि सेपरेट कर रही होती हैं सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट को फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। यानी इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड है इस मेम्ब्रेन की वजह से। उसके बाद है जी रिसेप्टर रिकोगनाइजेशन, ठीक है। अब कहते हैं कि रिसेप्टर रिकोगनाइजेशन का मतलब ये है कि कुछ प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जो कि रिसेप्टर के तौर पर काम करती हैं। अब रिसेप्टर के तौर पर काम करने का मतलब ये है कि ये एक ख़ास
किस्म के सिग्नल्स जो हैं वो भेजती हैं। जैसे आपको मैंने कहा कि सिलेक्टिव परमिएबल है, कि कुछ चीज़ों को अलाउ कर रही है, कुछ को नहीं अलाउ कर रही, ठीक है। अब ये कैसे पता लग रहा है कि ये चीज़ सेल के अंदर चाहिए, कुछ नहीं, तो वो ये जो रिसेप्टर होते हैं ये रिकग्नाइज करते हैं कि ये जो चीज़ है इसको सेल के अंदर जो है वो आने दिया जाए, ठीक है। अब ये रिसेप्टर क्या करते हैं कि कुछ सिग्नल्स जो हैं मॉलिक्यूल की शक्ल में भेजते हैं, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल हैं वो फिर वहाँ पे सेल की मेम्ब्रेन के करीब आएंगे, उनको रिकग्नाइज करेंगे और बाइंड करेंगे और सेल के अंदर आने की इजाज़त जो है इनको मिल जाती है। उसके बाद है जी यहाँ पे हमारे पास फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा देखिए स्टूडेंट, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और एक होती है सेल वॉल, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है। ये क्योंकि आउटर कवरिंग है, जैसे आप एक रूम में बैठे होते हैं तो रूम की बाउंड्री होती है, ठीक है। तो वो जो बाउंड्री है वो क्या है जी, मेम्ब्रेन है। या तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर सेल वॉल कहलाती है, कि इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करती है, ये प्रोटेक्ट कर रही होती है कि बाहर के जो हार्मफुल इन्वायरमेंट है, जैसे बाहर बारिश है, धूप है, ठीक है, सख्त वेदर है, जिस तरह का भी है, तो उससे जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो क्या है, प्रोटेक्टेड है। तो फिर जैसे रूम में एक दरवाज़ा लगा होता है, ठीक है, तो वो दरवाज़ा जो है वो अलाउ करता है कुछ लोगों को अंदर आने के लिए, कुछ लोगों को नहीं। जैसे जो घर के लोग होंगे या रूम के लोग होंगे, उनको पता है कि इसका लॉक कैसे खुलना है, ये क्या है, इसकी की क्या है, ठीक है, तो वो उसको खोल के क्या हो जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। लेकिन जो बाहर के अननोन पीपल होंगे उनको नहीं पता लगेगा, तो वो नहीं आएंगे। तब कहते हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये तमाम यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी कि हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रेजेंट है, ठीक है। और जो सेल वॉल है ये कहता है कि ये प्लांट सेल्स के अंदर, फंजाई सेल्स के अंदर और कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये आप कह लें कि एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है और ये प्लांट सेल्स के अंदर, फंजाई सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कम्पोज्ड ऑफ, ठीक है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बनी होती है, ग्लिसरॉल से बनी होती है, जो कि इसका एक बैकबोन है, ठीक है। टू चेन ऑफ द फैटी एसिड्स की डबल चेन होती है, यानी लिपिड्स की चेन होती है, और फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ अटैच होता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि ये वाली जो हमारे पास सेल वॉल है ये पॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जिसको हम सेलुलोज कहते हैं। सेलुलोज में कहते हैं कि ग्लूकोज की जो है वो लॉन्ग चेन्स होती हैं, जो कि एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। अब कहते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, कि ये प्रोटेक्शन करती है, ठीक है, सेल की, और कुछ मॉलिक्यूल्स को यानी इंट्री जो है उनकी सेल के अंदर कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से हम इसको सेलेक्टिव परमिएबल भी कहते हैं या परमेबिलिटी भी कहते हैं। इसके बाद इसका भी जो फंक्शन है ये क्या करती है, कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और फिर एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल के, ठीक है। नेक्स्ट है जी सेल सिग्नलिंग। उसके बाद कहते हैं कि सेल पार्टिसिपेट। नेक्स्ट है जी सेल सिग्नलिंग। इसमें कहते हैं कि कुछ सिग्नल्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या किए जाते हैं, ट्रांसमिट किए जाते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरनल इन्वायरमेंट में, ठीक है, यानी बाहर से अंदर की तरफ जो है वो भेजे जाते हैं। अब इसका करने का पर्पस क्या होता है कि स्टूडेंट देखें, कुछ सेल्स के, हर सेल्स के अपने एक स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। अब जैसे एक सेल है वो प्रोटीन बनाता है, और सेल की वो जो प्रोटीन है, ठीक है, सेल से बाहर वाले इन्वायरमेंट में उसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो वो बॉडी क्या करेगी कि कुछ सिग्नल्स की शक्ल में जो है उस सेल को मैसेज भेजेगी कि ये प्रोटीन रिक्वायर्ड है, आप ये वाली प्रोटीन बना के तो सेल से बाहर भेज दो। तो इस तरीके से जो है कुछ सिग्नल्स भी ट्रांसमिट किए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है जी सेल एडहेजन। कहते हैं कि अलाउ सेल्स एडहियर टू ईच अदर। सेल्स कहते हैं कि एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो ये क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। जब टिश्यूज़ बनेंगे तो जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है वो मेनटेन होगी, ठीक है, यानी एक स्ट्रक्चर, एक खास किस्म की शेप जो है वो बनेगी। उसके बाद कहते हैं कि सेल एडहेजन इज़ वाइटल फॉर द टिश्यू डेवलपमेंट। अब कहते हैं कि टिश्यू की डेवलपमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट, अगर सेल आपस में जुड़ेंगे तो टिश्यू बनेंगे, टिश्यू आपस में जुड़ेंगे तो फिर जो है वो एक ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन आपस में जुड़ेंगे तो एक सिस्टम बनेंगे, और सिस्टम के साथ एक इंडिविजुअल बनता है, ठीक है। तो फिर इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन होती है और मल्टी सेलुलर फंक्शन जो है वो परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है जी ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। अब कहते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है फैसिलिटेट करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर मॉलिक्यूल, और कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, थ्रो अक्रॉस द मेम्ब्रेन थ्रू द वेरियस मैकेनिज्म। अब डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू डिफरेंट तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ट्रांसपोर्ट की जाती है, जैसे डिफिजन के थ्रू, फैसिलिटेटेड डिफिजन, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसके बाद आ जाता है जी सेलुलर रिकग्नाइजेशन। कहते हैं कि द यूनिक कंपोजिशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन ऑन द सेल मेम्ब्रेन सरफेस हेल्प आइडेंटिफाइंग the cell as a self-enabling immune system to recognize and distinguish between the body's own cell and the foreign cell or the pathogen.
सेलुलर रिकग्नाइजेशन का मतलब ये है, ये कह रहा है कि जो हमारी ये जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इसकी सरफेस के ऊपर कुछ प्रोटीन और लिपिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये लिपिड और प्रेजेंट क्या कहते हैं, क्या करते हैं कि सेल को इस काबिल बना देते हैं, उसका इम्यून सिस्टम इस काबिल बना देते हैं कि जो है सेल रिकग्नाइज कर लेता है कि ये सेल बॉडी का है या बॉडी से बाहर का है, कि कोई पैथोजन है अगर तो वो जो है वो बॉडी का अपना सेल होगा, ठीक है, तो वो उसको उसी हिसाब से यूटिलाइज कर लेंगे, या अगर जो उसके साथ फंक्शन उसका बनता होगा वो कर लेंगे। लेकिन अगर कोई पैथोजिन होगा तो फिर बॉडी को ये सिग्नल्स भेज देंगे कि यहाँ पे पैथोजिन है, फिर WBC आके उनको ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है जी सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में कहता है कि इन सेलुलर रेस्पिरेशन बाय होस्टिंग प्रोटीन प्रोवाइड इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि स्टूडेंट इसमें बॉडी के लिए एनर्जी बनाना ATP की शक्ल में, ठीक है। अब कहता है कि इसमें जो है सेलुलर रेस्पिरेशन में कि कुछ प्रोटीन्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, एंड दिस प्रोसेस ऑकर इन इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब जो माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये बॉडी की एक और ऑर्गेनल है जिसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो है ना ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का, और उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक पूरा ये भी एक रिएक्शन है जो कि टेक प्लेस होता है, और इसके रिजल्ट में जो है वो ATP बनती है जो कि फिर आगे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ द ATP। के सेलुलर रेस्पिरेशन के रिजल्ट में ATP की फॉर्मेशन की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास हम एंडोसाइटोसिस एंड द एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस जैसे स्टूडेंट आपने देखा कि कुछ बॉडी के सेल्स के अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये बॉडी का अपना सेल है या फॉरेन सेल है, ठीक है। या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वेस्ट हैं, ठीक है, सेल को नहीं चाहिए, उस कंडीशन में जो है ये सेल क्या करते हैं कि दो प्रोसेस शो करते हैं, एक तो एंडोसाइटोसिस, दूसरा एक्सोसाइटोसिस। अब कहते हैं कि फैसिलिटेटेड प्रोसेस लाइक एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में कहता है कि सेलुलर अपटेक ऑफ द मटेरियल बाय इनगल्फिंग देम, कि सेल क्या करता है कि कोई भी जो मटेरियल है उसको इनगल्फ कर लेता है, खा लेता है, ठीक है। एंड एक्सोसाइटोसिस रिलीज ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम द सेल, और कुछ सब्सटेंसेस को क्या करेगा कि उनको सेल से बाहर निकाल देगा, ठीक है। अब ये देखें स्टूडेंट, ये जैसे सेल है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है। अब कोई मटेरियल इसके पास है, सेल ने इसको इनगल्फ करना है, तो ये मेम्ब्रेन यहाँ से क्या होगी, थोड़ी सी अंदर की तरफ फोल्ड होगी, इन, ठीक है। जैसे फोल्ड होगी ये इसको क्या करेगा, रास्ता देगा ये वाला एरिया, और एट द एंड क्या होगा कि मेम्ब्रेन जो है उसको अंदर की तरफ ले लेगी, इनगल्फ कर लेगी, और पार्टिकल दोबारा से अपनी जो है मेम्ब्रेन अपनी शक्ल को मेंटेन कर लेगी। ये प्रोसेस जो है ये एंडोसाइटोसिस कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है कि जब ये सेल के अंदर आ जाता है, ठीक है, तो फिर इसको अगर तो इसको डीजनरेट करना है, अगर इसकी ब्रेक डाउन करनी है तो वो उस हिसाब से इसकी ब्रेक डाउन वगैरह कर ली जाती है। एक्सोसाइटोसिस का मतलब ये कि अगर एक मटेरियल सेल को नहीं चाहिए, जैसे ये सेल है, ये सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो अब इस कंडीशन में सेल क्या करेगा, यहाँ से थोड़ा सा जैसे यहाँ से सेल यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या करेगा, फोल्ड होगा इस कंडीशन में भी, ठीक है। अब फोल्ड होगा तो अल्टीमेटली ये इस यहाँ से सेल के अंदर से बाहर की तरफ इसको जो है धकेल दिया जाता है, तो सेल बाद में क्या होगा, बिल्कुल अपनी नॉर्मल शक्ल को मेंटेन कर लेगा, और सेल जो है जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से या सेल से बाहर की तरफ जो है मूव कर जाता है। अब कहते हैं कि दीज प्रोसेस, अब ये जो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस हैं, अक्सर स्टूडेंट इसके बारे में पेपर में पूछ लेते हैं। कहते हैं ये वो प्रोसेस हैं जो कि एसेंशियल होते हैं फॉर द न्यूट्रिएंट अपटेक, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की अपटेक के लिए, वेस्ट के रिमूवल के लिए, या फिर सेल्स की कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एनाटॉमी ऑफ द सेल। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट, एक सेल का स्ट्रक्चर हमें दिखाया गया हुआ है, ठीक है। इसमें ये देखेंगे डिफरेंट तरह की ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट हैं। ये दरमियान में देखेंगे न्यूक्लियस है हमारे पास, ठीक है। न्यूक्लियस की साइडों पे ये हमारे पास जिगजैग पैटर्न के अंदर ये वाली जो है कुछ ऑर्गेनेलिस हैं जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटे छोटे जो है ना इस तरीके से ये जर्रे प्रेजेंट है, इनको हम राइबोसोम्स कहते हैं। फिर यहाँ पे कुछ हमारे पास पेरोक्सीसोम प्रेजेंट है, ठीक है। एक और जिगजैग पैटर्न में हमारे पास हम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको गोल्गी ऑपरेटस कहते हैं, ठीक है। फिर कुछ सेल की सिक्रीशन है, जैसे ये देखें ये सेल्स यहाँ पे ये देखें, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है कि कुछ चीज़ नहीं चाहिए तो मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड हो रही है, ठीक है, यहाँ से देखें फोल्ड हो रही है और फिर उसको बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद आ जाता है कुछ लाइसोसोम आ जाते हैं, सेंट्रियोल्स आ जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स आ जाती हैं, साइटोप्लाज्म आ जाता है सेल का जो लिक्विड पोर्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है, राइबोसोम्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फिर इनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं जो कि एक ह्यूमन की लाइफ या एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन रखने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है कि साइटोप्लाज्म। अब सेल मेम्ब्रेन के बाद जो दूसरा मेन जो चीज़ है सेल के अंदर वो है जी साइटोप्लाज्म, जो है जी लिक्विड पोर्शन जिसके अंदर डिफरेंट तरह की ऑर्गेनेल्स जो हैं सस्पेंडेड हैं। जैसे आपने ये अभी देखा, अब इसमें ये जो ब्लू सा कलर आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट, ये साइटोप्लाज्म की वजह से है, ठीक है, कि साइटोप्लाज्म लिक्विड है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें सस्पेंडेड हैं। अब कहते हैं कि इसमें जब साइटोप्लाज्म का यहाँ पे फंक्शंस डिस्कस किए हुए, सबसे पहले तो ये सेलुलर सपोर्ट है एंड मेंटेन शेप, ठीक है, कि ये सेल्स को क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, उसकी शेप को मेंटेन करता है, ठीक है, थ्रू द साइटोस्केलेटन। और फिर ये प्रोटीन का एक नेटवर्क भी बनाता है जिसकी वजह से सेल की शेप जो है मेंटेन रहती है, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करे और सेल की जो शेप मेंटेन है वो साइटोस्केलेटन और फिलामेंट्स के थ्रू, यानी प्रोटीन्स के ये फाइबर्स होते हैं उनके थ्रू होती है, ठीक है। और साइटोस्केलेटन भी हमारे पास फ्रेंड एक ऑर्गेनेल ही है, इसको आगे चल के देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस में कहता है कि कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस है यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, जिसमें क्या होता है कि एनर्जी को जनरेट करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ द एटीपी। फिर उसके बाद कहते हैं कि एक्ट एज द साइट फॉर वेरियस एंजाइमेटिक रिएक्शन, ठीक है, एक साइट होती है जहाँ पे डिफरेंट तरह के एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो हैं वो यहाँ पे हो रहे होते हैं इन्वॉल्व इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म के अंदर, ठीक है, कि डिफरेंट रिएक्शंस के लिए ये एक साइट प्रोवाइड करती है। उसके बाद आ जाता है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, यानी कुछ चीज़ें जिनको चाहिए, ठीक है, उनको स्टोर कर लिया जाएगा और कुछ चीज़ें जिनको नहीं चाहिए उनको सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, तो ये उसके लिए एक मीडियम के तौर पर काम कर रही होती है। सर्व एज अ मीडियम फॉर द इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनेलिज एंड द मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल और ऑर्गेनेलिज के लिए एक इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट के तौर पर जो है वो ये काम करती है। उसके बाद कहते हैं कि थ्रू द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, तो कुछ मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनेल्स को जो है वो सेल के बाहर जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है थ्रू द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म का जो फ्लो होता है उसके साथ, जिसमें कुछ जो है वो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, आयंस आ जाते हैं और साथ में जो है वो मॉलिक्यूल्स आते हैं, उनको स्टोर कर लिया जाता है। उसके बाद आ जाता है जी प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में कह रहे हैं कि जो राइबोसोम्स होते हैं स्टूडेंट, इसको हम जो है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब कहते हैं कि ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस में इनका रोल होता है, ये या तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम एक ऑर्गेनेली जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये या तो उसके साथ अटैच होते हैं या फिर फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास जेनेटिक मटेरियल लोकलाइजेशन। अब जेनेटिक मटेरियल का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो कहते हैं कि ये हाउस इज द न्यूक्लियाइड इन द प्रोकैरियोट्स। अब स्टूडेंट हमारे पास जो सेल्स है ना दो तरह के होते हैं, सेल्स या तो प्रोकैरियोटिक होता है या यूकैरियोटिक होता है। जो प्रोकैरियोटिक है जो कि जो प्रीवियस प्रिमिटिव सेल्स थे जैसे बैक्टीरिया, वायरस या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनके सेल्स को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और जो एडवांस एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके सेल्स को हम यूकैरियोट सेल्स कहते हैं। एक तो डिफरेंस ये हो गया, और दूसरा ये होता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्स हुआ होता है, सेपरेट नहीं होता, जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होता है, ठीक है, एक सेपरेट वॉल के अंदर प्रेजेंट है। जैसे हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में अल्लाह ताला ने एक मेम्ब्रेन बनाई होती है जो कि उस सारी मटेरियल को क्या करता है, सेपरेट कर रहा होता है बाकी इन्वायरमेंट से सेल के। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर ये चीज़ जो है वो एब्सेंट होती है। तो खैर कहते हैं कि ये सारा जो प्रोसेस है, चाहे यूकैरियोट के सेल है या चाहे प्रोकैरियोट्स का, दोनों के अंदर जेनेटिक मटेरियल जरूर प्रेजेंट होता है, लेकिन ये भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या करता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है, ये मूवमेंट में हेल्प करता है न्यूक्लियस की, ठीक है, जेनेटिक मटीरियल ऑर्गेनाइजेशन में इसका एक रोल होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी सिग्नल ट्रांसडक्शन। अब कहते हैं कि सेलुलर कम्युनिकेशन बाय ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स थ्रू द साइटोप्लाज्म अलाउइंग सेल टू रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब कहता है कि ये जो सेल्स होते हैं जितने, ठीक है, डिफरेंट सेल्स होते हैं, मल्टीपल सेल्स होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करते हैं किस तरीके से, सिग्नल्स को भेज के साइटोप्लाज्म के थ्रू, ठीक है। और फिर जो कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, ठीक है, यानी एक्सटर्नल स्टिमुलाई का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर या सेल के बाहर का फैक्टर जो कि सेल को कोई भी एक्टिविटी करने पे फोर्स कर दे। उसके बाद आ जाता है जी वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट में कहता है कि एक्ट एज द मीडियम फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू द वेरियस सेलुलर प्रोसेस, ठीक है, सेलुलर प्रोसेस की जो ब्रेक डाउन है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट जो भी बन रही है, ठीक है, उसकी जो ब्रेक डाउन करनी है, ठीक है, वो भी किसकी जिम्मे में आ जाता है हमारे पास, वेस्ट मैनेजमेंट और प्रॉपर्टी ऑफ द सेल,
ठीक है। अब ये ऑटोफैगी या ऑटोफैजी भी इसे कहते हैं कि सेल इनगल्फ कर लेता है इन चीज़ों को, ठीक है, उनको डेड कर देता है। तो ये भी जो है रोल आ जाता है हमारे पास साइटोप्लाज्म का। उसके बाद है जी सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में कहते हैं कि प्ले अ क्रूशियल रोल इन सेल डिवीजन बाय प्रोवाइडिंग द एनवायरनमेंट फॉर माइटोसिस और मियोसिस टू ऑकर। अब स्टूडेंट जब भी सेल डिवाइड होते हैं, ठीक है, या तो वो माइटोसिस से होते हैं या मियोसिस से होते हैं, ठीक है। दोनों के रिजल्ट में क्या होता है कि न्यू सेल्स बनते हैं, ठीक है। अब ये जो न्यू सेल्स बनते हैं तो उससे फिर न्यू स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। तो कहता है कि उसके अंदर भी जो है सेल डिवीजन में, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म है वो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा जहाँ पे माइटोसिस होगी और मियोसिस होगी। उसके बाद आ जाता है इनकी इंजाइमेटिक एक्टिविटी। अब इंजाइम स्टूडेंट हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि वैरायटी ऑफ द इंजाइम इन्वॉल्व्ड इन डाइवर्स बायोकेमिकल पाथवेज, ठीक है, यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो फैसिलिटेटिंग सेलुलर फंक्शन, जो कि सेल्स के फंक्शन में जो है वो फैसिलिटेट करते हैं। तो उसके लिए भी एज अ होस्ट के तौर पे साइटोप्लाज्म जो है वो काम कर रहा होता है, यानी इनको साइट प्रोवाइड करता है इंजाइम्स को वर्किंग के लिए। उसके बाद है जी मेंटेनेंस ऑफ द सेलुलर पीएच। रेगुलेट द इंटरनल पीएच ऑफ द सेल। सेल के इंटरनल पीएच को ये मेंटेन करते हैं। इंश्योरिंग एन इन्वायरमेंट सूटेबल फॉर इंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड द सेलुलर प्रोसेसेस। अब कहते हैं कि सेल की जो पीएच है, ठीक है, उसको इसने कंट्रोल करना है। उसके बाद कहते हैं कि जब पीएच कंट्रोल होगी, ठीक है, तो स्टूडेंट जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो भी क्या होगा, मेंटेन रहेगा, जिसकी वजह से इंजाइम जो है वो अपनी एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर काम कर सकते हैं और सेल के जो सेलुलर रिएक्शंस हैं उनको कैरी आउट करेंगे, ठीक है। अब ये जो पीएच है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जी कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, तो अगर ये इसकी वैल्यू अप डाउन होती है तो एक इन्वायरमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर पीएच बहुत कम जाएगी तो एसिडिक हो जाएगा, अगर बहुत हाई जाएगी तो ये बेसिक में चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ इन्वायरमेंट हैं जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि बेसिक में काम करते हैं। तो अगर एसिडिक को आप बेसिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे और बेसिक को एसिडिक, तो इन्वायरमेंट जो है वो डीनेचर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, काम नहीं करेंगे। तो खैर ये पीएच को भी मेंटेन करती है, जिसकी वजह से इंजाइम अपनी एक्टिविटी क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में कहते हैं कि ऐसा जो अभी हमने साइटोप्लाज्म के बारे में देखा, अब जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल है वो हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं, ठीक है। एक सेपरेट से क्वेश्चन आ जाता है न्यूक्लियस का। अब कहते हैं कि न्यूक्लियस जो है एक क्रिटिकल ऑर्गेनेल ही है और इसके सेवरल फंक्शंस होते हैं। अब स्टूडेंट इसका एक स्ट्रक्चर पहले आप देख लें कि जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये जो सेंटर में है ना, ठीक है, ये हमारे पास आप कह लें कि मेन एरिया है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब ये जो बाहर वाला है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं जी, न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियर इन्वेलप की जो बाहर वाली साइड है उसको आउटर मेम्ब्रेन, और उस मेम्ब्रेन की यानी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की इन्वेलप के अंदर वाली साइड है उसको हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। यानी एक ही तय है जिसकी बाहर वाली साइड आउटर और इनर वाली साइड इनर मेम्ब्रेन कहलाती है। तो ओवरऑल उसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं, ठीक है। अब ये जो सेंटर में है, ठीक है, इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं और इसके इर्द गिर्द ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको हम क्रोमाटिन कहते हैं। अब यहाँ पे भी जो है साइटोप्लाज्म की तरह लिक्विड का एक पोर्शन होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और सरफेस के ऊपर न्यूक्लियर इन्वेलप के ऊपर जो है ना कुछ पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये पोर्स जो हैं स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। और जो राइबोसोम्स होते हैं ये यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि राइबोसोम्स हमारे पास प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे प्रोटीन की फॉर्मेशन भी होती है। नेक्स्ट आ जाता है अब इसके फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोरेज के थ्रू पे काम करता है कि ये हाउसेस डीएनए को स्टोर करता है जो कि कैरी करती है जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फॉर द सेल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। सेल के जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन ये प्रोवाइड करती है। उसके बाद आ जाता है जी ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए सिंथेसिस। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन की साइट के तौर पे ये काम करती है। अब यहाँ पे कहते हैं कि डीएनए को यूज़ किया जाता है मैसेंजर आरएनए या आरएनए बनाने के लिए, ठीक है। डीएनए से जब आरएनए बनता है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है, ये आरएनए सिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये भी कहाँ पे हो रही होती है, हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर होती है। न्यूक्लियोलस का फंक्शन यानी कि जो सेंट्रल पार्ट है उसका फंक्शन, तो कहते हैं कि इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। इसके अंदर जो राइबोसोमल आरएनए है, ठीक है, वो इकट्ठे होते हैं, ठीक है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ द राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स बनाएंगे, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए जो है ये न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या बना रहे होते हैं, राइबोसोम्स।
उसके बाद जेनेटिक रेगुलेशन आ जाती है, तो कहता है कि कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन बाय रेगुलेटिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्पेसिफिक जीन इन्फ्लुएंसिंग प्रोटीन सिंथेसिस। जेनेटिक रेगुलेशन में ये कह रहा है कि एक तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं, दूसरा जीन के एक्सप्रेशन को। यानी स्टूडेंट हमें पता है कि हर प्रॉपर्टी के लिए एक जीन सेपरेटली प्रेजेंट होती है। अगर वो प्रॉपर्टी जीन जो है वो शो करती है, उसको हम क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। तो कहते हैं कि जीन एक्सप्रेशन भी जो है वो भी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास न्यूक्लियस में, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही डिफरेंट तरह की जीन्स या क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर जीन एक्सप्रेशन। उसके बाद आ जाइए क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन। कहता है कि पैकेजेस डीएनए इनटू क्रोमेटिन, ठीक है, डीएनए को कंबाइन करता है ये क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर, हेल्प टू ऑर्गेनाइज एंड प्रोटेक्ट जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। अब जब सेल डिवीजन होनी होती है, ठीक है स्टूडेंट, उस वक्त जो डीएनए या जो भी क्रोमेटिन मटेरियल है उसको इकट्ठा किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, ताकि उससे जो है आगे डिवीजन के लिए इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट आ जाता है जी सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेलुलर रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि सेल जो है वो माइटोसिस या मियोसिस के थ्रू जो है वो डिवाइड होंगे, ठीक है, इंश्योरिंग एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल टू द डॉटर सेल। अब जैसे स्टूडेंट एक सेल है, ठीक है, ये डिवाइड होकर कन्वर्ट होता है दो सेल्स के अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है, अब ये न्यूक्लियस का काम होता है कि इक्वली इस सेल के अंदर भी जाए और इक्वली यहाँ पे भी जाए, ठीक है, कि इक्वल जो है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। अगर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो तो सेल की जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है, तो उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे पास न्यूक्लियस होता है। उसके बाद राइबोसोम सिंथेसिस एंड असेंबली, coordinate the synthesis and assembly of the ribosomal subunits essential for the protein production। तो ये कहता है कि यहाँ पे अगेन वही ऊपर वाली बात को रिपीट कर रहा है कि यहाँ पे जो राइबोसोम्स हैं, ठीक है, उनको सिंथेसिस किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उनको असेंबल किया जाता है, जो कि ज़रूरी होते हैं प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद है जी न्यूक्लियर पोर्स आ जाते हैं और ट्रांसपोर्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर इन्वेलप की सरफेस के ऊपर कुछ पोर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जाए, ठीक है, that regulate the passage of the molecule between the nucleus and the cytoplasm, ठीक है। अब न्यूक्लियस के बाद क्या है, साइटोप्लाज्म। तो कुछ चीज़ों के जो फ्लो होगा वो कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान में, और इस तरीके से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के फ्लो को भी ये क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में कहता है कि इंगेजिंग इन डीएनए रिपेयर प्रोसेस टू मेंटेन जेनेटिक स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। अब स्टूडेंट क्योंकि बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, ठीक है, उसके रिजल्ट में सम टाइम डीएनए जो है वो उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए रिपेयरिंग भी मस्ट होती है। अब ये रिपेयरिंग होगी तो जो जेनेटिक स्टेबिलिटी है या इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहेगी। अगर डीएनए का स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा तो जो सेल डिवीजन होगी, जो न्यू सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल जाएगा, उसमें भी कोई ना कोई खराबी रह जाएगी, ठीक है, तो सेल की ग्रोथ ठीक नहीं होगी। तो डीएनए की रिपेयरिंग में भी जो है वो एक रोल होता है। उसके बाद आ जाता है जी सेलुलर सब्सटेंस सेंसिस एंड एपोप्टोसिस। अब इसमें कहते हैं कि सेलुलर प्रोसेसेस लाइक एजिंग, ठीक है, जिसको हम सेंसस भी कहते हैं, एंड एपोप्टोसिस, एजिंग और एपोप्टोसिस जो कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का मतलब ये है कि ऐसे सेल, एजिंग में ये है कि कुछ सेल ऐसे हैं जो कि मतलब जिनकी उम्र आप कह लेंगे पूरी हो गई है, और फिर उनको प्रोग्राम्ड करके उनको डेड कर दिया जाता है कि ये सेल जो है ये मतलब अब इसका कोई काम नहीं रह गया, इसकी जो है वो एजिंग हो गई हुई है, तो इसको डेड कर दिया जाए, ठीक है, तो जिसकी वजह से कहते हैं कि ये चीज़ जो है वो लाइफ साइकिल के ऊपर भी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है, उसको भी मुतासिर करती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनेली है न्यूक्लियस के बाद, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, ये वाइटल ऑर्गेनेली है जिसके डाइवर्स फंक्शन है इन द ह्यूमन सेल, ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब ये इसका स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, ठीक है। अब जो ये देखें बाहर वाली मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसकी जो अंदर की साइड की मेम्ब्रेन है इसको हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है जैसे साइटोप्लाज्म है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, और अब ये डिफरेंट फोल्ड्स की शक्ल में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं डिफरेंट जो है फोल्डिंग में होते हैं, तो इनको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी स्ट्रक्चर्स और मेम्ब्रेन के दरमियान की जगह।
उसके बाद यहाँ पे अपना डीएनए भी इसका प्रेजेंट होता है, ठीक है। अलबत्ता ये जो फोल्ड होते हैं इनको हम क्रिस्टी कहते हैं, और इनके दरमियान जो स्पेस है उसको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहेंगे। फिर उसके बाद है जिसके अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो राइबोसोम्स यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो प्रोटीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर इसके अंदर स्टूडेंट लॉलीपॉप लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम एफ डॉट पोर्शन भी कहते हैं, यानी कि जो सामने का एंड होगा उसको हम F0 या एफ डॉट पोर्शन कहते हैं, या F1 पोर्शन जो है वो पीछे वाली जो साइड होती है उसको कहते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली एज अ रिसेप्टर काम कर रहे होते हैं, इनका अपना एक रोल होता है। अब देखते हैं कि सबसे पहले ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। डीएनए है ना, तो ये सेल के अंदर बाकी जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो न्यूक्लियस के ऑर्डर की मोहताज होती हैं, जबकि हमारे पास ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका डीएनए अपना होने की वजह से ये अपने जैसे ही जो न्यू ऑर्गेनेलीज हैं खुद बना लेता है, ठीक है। उसके बाद है जी एटीपी प्रोडक्शन आ जाता है। तो एटीपी का मतलब क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट थ्रू द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहता है कि ये बेसिकली एक प्रोसेस है, ठीक है, एक पूरा एक सेल का साइकिल है जिसमें एटीपी को प्रोड्यूस किया जाता है। अ प्रोसेस दैट अकर इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करती है फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए। उसके बाद आ जाता है जी सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा था। तो कहते हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, यानी कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है एटीपी बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ में वाटर बनता है, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में ये इसका रोल होता है। फिर उसके बाद मेटाबॉलिक रेगुलेशन में, ठीक है, मेटाबॉलिक रेगुलेशन का मतलब ये है कि पार्टिसिपेट करती है मेटाबॉलिक पाथवेज के अंदर, ठीक है, यानी कि बॉडी के अंदर जो होने वाले रिएक्शंस हैं ना जो भी हैं उनके अंदर भी ये पार्टिसिपेट करती है, इंक्लूडिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड, जिसमें फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म आ जाता है, अमाइनो एसिड्स का आ जाता है, एंड इन्फ्लुएंसिंग ओवरऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो कहते हैं कि जब ये फैटी एसिड और अमाइनो एसिड का मतलब ये कि प्रोटीन्स का, ठीक है, फैटी एसिड का मतलब है कि लिपिड का, तो जब इनकी ब्रेक डाउन करेगी या इनके मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होगी तो इस तरीके से ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में इसका रोल बन जाता है। नेक्स्ट आ जाता है जी कैल्शियम होम्योस्टेसिस। कैल्शियम यानी कि आप कह रहे हैं कि कैल्शियम का लेवल जो है वो बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर मेंटेन रखना। तो कहते हैं कि ये एज अ रिजर्वायर एक्ट कर रही होती है फॉर कैल्शियम आयन, के बॉडी के अंदर जो कैल्शियम आयन है, ठीक है, उस अब कैल्शियम हीमोस्टेसिस का मतलब ये है कि स्टूडेंट ये कैल्शियम आयन को जो है ना स्टोर करता है, ठीक है। अब कैल्शियम आयन को लेवल जो है जब ये स्टोरेज में जाएगा तो उससे क्या होगा कि इंट्रासेलुलर जो कैल्शियम का लेवल है वो क्या होगा, मेंटेन रहेगा। अब जब इंट्रासेलुलर लेवल मेंटेन है तो वो सेल सिग्नलिंग का काम करेगा, ठीक है, और बहुत सारे सेल के जो प्रोसेस हैं उनमें इन्वॉल्व होगा। उसके बाद आ जाता है जी एपोप्टोसिस रेगुलेशन। एपोप्टोसिस रेगुलेशन का मतलब ये कि स्टूडेंट कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कि डेड हो जाते हैं, ठीक है, मतलब वो फर्दर अपने फंक्शन के काबिल जब नहीं रहते तो उनकी प्रोग्राम्ड सेल डेथ की जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये एक प्रोटीन रिलीज करेंगे, ठीक है, जो कि एपोप्टोटिक प्रोसेस को क्या करेगी, इनिशिएट करवाएगी। उसके बाद आ जाता है जी हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन में कहते हैं कि हीट जो है वो जनरेट की जाती है, ठीक है, थ्रू द अनकपलिंग प्रोटीन्स, यानी कुछ प्रोटीन्स के थ्रू जो है वो हीट को प्रोड्यूस किया जाता है, स्पेशली इन ब्राउन एडिपोज टिश्यूज। स्पेशली जो एडिपोज टिश्यूज हैं जहाँ पे हम फैट्स को स्टोर करते हैं वहाँ से जो है प्रोटीन के थ्रू जो है वो हीट की प्रोडक्शन करवाई जाएगी, जिस तरीके से इस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, मेंटेन होगा। उसके बाद आ जाता है जी सेल सिग्नलिंग। इसमें कहते हैं कि इन्फ्लुएंस सेल सिग्नलिंग पाथवे थ्रू द रिलीज ऑफ द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। कहते हैं कि अब जो है वो ये जो सेल्स को जो सिग्नल्स देने होते हैं उसके लिए कुछ मॉलिक्यूल्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो कि एज अ एक्सटर्नल स्टिमुलाई के तौर पे काम कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है जी इनहेरिटेंस एंड रेप्लिकेशन। इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि यानी कि इनके अंदर डीएनए है अपना, ठीक है, तो जिस वजह से जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है तो ये खुद ब खुद रेप्लिकेट करेगी और अपने जैसे न्यू माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बनाएगी और उनके अंदर भी डीएनए को ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब देखें स्टूडेंट हमारे पास एक मल्टी फंक्शनल या ऑर्गेनेल है, ठीक है, और इसके डिफरेंट रोल्स होते हैं, ठीक है, मल्टीपल इसके जो है वो सेल के अंदर प्रोसेस होते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टूडेंट इस तरह से होती है, ठीक है, ये न्यूक्लियस होता है, इसकी सराउंडिंग में जो है ये एक जिग जैग पैटर्न में जो है ये ट्यूब्यूल्स पड़ी होती हैं।
अब उसमें क्या था कि जो हम अब स्टूडेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास दो तरह का होता है, एक तो स्मूथ होता है और एक रफ होता है। अब रफ का मतलब ये है कि जिनकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम अटैच है, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, रफ कहलाएंगे। और जो यहाँ पे एक साइड पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं है, तो ये हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। क्यों करेगा? क्योंकि राइबोसोम इसकी सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। सिंथेसाइज प्रोटीन दैट आइडर सेक्रेटेड फ्रॉम द सेल आर इंसर्टेड इनटू द सेलुलर मेम्ब्रेन, कि जो इसके ऊपर राइबोसोम है, ठीक है, चाहे वो इसके सेल के अंदर की तरफ प्रेजेंट है, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, हर कंडीशन में क्या करना है कि इन्होंने प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी है। उसके बाद आ जाता है जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिसका फंक्शन है जी लिपिड की सिंथेसिस करवाना। अब ये इन लिपिड की सिंथेसिस करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये फॉस्फोलिपिड और स्टीरॉइड की प्रोडक्शन भी करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है जो कि डिटॉक्सिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट है। SCR का ये फंक्शन है, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, स्पेशली लीवर के अंदर जो है ना ये डिटॉक्सिफिकेशन करवाएंगे, ठीक है। और डिटॉक्सिफिकेशन किसकी करवाएंगे? ड्रग्स की करवाएंगे, यानी जो हम मेडिसिन वगैरह ले रहे होते हैं, ठीक है, तो उनके बाजुकात कुछ नेगेटिव अफेक्ट भी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, तो उनको जो खत्म किया जाता है वो उसको डिटॉक्सिफिकेशन के थ्रू किया जाता है, ठीक है। एंड द हार्मफुल सब्सटेंसेस बाय मॉडिफाइंग देम टू मोर वाटर सॉल्युबल, ठीक है, तो उनकी प्रोसेसिंग करके, उनकी ब्रेकडाउन करके उनको इस तरह के कंटेंट में तब्दील किया जाता है जो कि वाटर सॉल्युबल होती है, और इस तरीके से आसानी से बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। उसके बाद ये कैल्शियम आयन स्टोरेज के तौर पे भी काम करती है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंट्रासेलुलर कैल्शियम रेगुलेशन। एक तो इसने क्या काम किया कि ये आयरन को कैल्शियम आयन को स्टोर करता है। दूसरा ये अब उसको रेगुलेट करता है। रेगुलेट कैसे करता है कि सेल्स के अंदर जो है, ठीक है, मतलब कोई भी स्ट्रेस या सिग्नल्स की कंडीशन में ये क्या करेगा कि कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करेगा। उसके बाद आ जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब कहते हैं कि जो सेल की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं या ऑर्गेनेलिस हैं, ठीक है, उसकी सिंथेसिस में भी इसका रोल होता है। बायोजेनेसिस का मतलब ये बनाना, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन का मतलब ये कि अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है, उसके बाद उसको सेल से बाहर जो है बाजुकात निकाल दिया जाता है, ठीक है, और उससे पहले क्या किया जाता है कि गोल्गी एपरेटस में मॉडिफिकेशन के लिए भेजा जाता है, ठीक है, और उसके बाद सेल से बाहर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है बॉडी में जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आ जाता है जी ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म का मतलब ये कि ये ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करती हैं और उसको जो है वो, जो कि सेल के अंदर स्टोरेज फॉर्म में पड़ा होता है, ठीक है, जब ये उसको ब्रेक डाउन करेगी तो उससे फिर एनर्जी को जो है वो रिलीज़ किया जाता है। राइबोसोम्स आ जाते हैं, तो राइबोसोम्स हमारे पास कहते हैं कि ये सेलुलर स्ट्रक्चर होता है कि जो कि इन्वॉल्व होता है प्रोटीन की सिंथेसिस में। जैसे मैंने आपको बताया कि जो राइबोसोम है इनका फंक्शन क्या होता है, ये क्या है बेसिकली, ये है फैक्ट्री होते हैं ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो इस तरीके से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है जुड़े होते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसमें, ठीक है, कि सरफेस के ऊपर ये डॉट से प्रेजेंट है, ग्रैन्यूल प्रेजेंट है, इनको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी गोल्गी एपरेटस, ठीक है। गोल्गी एपरेटस कहता है कि ह्यूमन सेल में एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, ठीक है, जो कि मॉडिफिकेशन करती है, सॉर्टिंग करती है एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। जैसे हमने देखा कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाते हैं। अब उन्होंने इसको जो है गोल्गी एपरेटस के पास भेज देना है। गोल्गी एपरेटस क्या करते हैं, उस प्रोटीन को मॉडिफाई करते हैं, उसकी पैकेजिंग करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद लिपिड सिंथेसाइज बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो है या जो लिपिड हैं उनको भी ये इसी तरीके से मॉडिफाई करते हैं, स्टोर करते हैं और उनकी पैकेजिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। और हैंस हेयर आर इट्स की फंक्शन, और यहाँ पे कहते हैं कि कुछ गोल्गी एपरेटस के फंक्शंस को डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले तो प्रोटीन की मॉडिफिकेशन आ जाता है, ठीक है। प्रोटीन की मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि प्रोटीन को जो है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को प्रोड्यूस कर रही है, ये उसको मॉडिफाई कर रहा है। किस तरह से? बाय एडिंग शुगर मालिक्यूल, यानी इसके साथ शुगर के मालिक्यूल अटैच कर देगा, फॉस्फेट अटैच कर देगा, या फिर सल्फेट ग्रुप कोई ना कोई एक चीज़ अटैच कर देगा, ठीक है। दिस मॉडिफिकेशन कैन ऑल्टर द प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो इसकी वजह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी प्रोटीन सॉर्टिंग। कहते हैं कि ये एक एक्ट एज अ सेंट्रल सॉर्टिंग एंड प्रोसेसिंग स्टेशन फॉर द प्रोटीन, ठीक है। अब यहाँ नहीं कि ये एक बेसिकली स्टेशन के तौर पे ये काम करता है, जहाँ पे प्रोटीन को सॉर्ट किया जाता है। सॉर्ट का मतलब ये है कि इसको किसी और शक्ल में चेंज किया जाता है, ठीक है। डिफरेंट एंजाइम्स विद इन द गोल्गी अपरेटस, ठीक है, मॉडिफाई प्रोटीन को मॉडिफाई करते हैं, डिफरेंट तरह के एंजाइम जो कि उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इसको सेल के अंदर रखना है या बाहर रखना है। प्रोटीन पैकेजिंग आ गई है, ठीक है। गोल्गी एपरेटस क्या करता है कि ये प्रोटीन को वेसिकल्स के अंदर, ठीक है, पैकेज करता है, यानी इसको जो है वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है, जिसके बाद ये ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है फॉर सेलुलर डेस्टिनेशन। सेल्स में जहाँ पे भी इसकी ज़रूरत है वहाँ पे पहुँचाया जाता है। फिर कहते हैं कि अब ये जो वेसिकल्स हैं, ठीक है, जिसके साथ इनको पैक किया गया है, ये वेसिकल्स क्या करते हैं, मूव टू द सेल मेम्ब्रेन फॉर सिक्रीशन आर बिकम लाइसोसोम।
अब कहते हैं कि ये जो वेसिकल्स हैं, ठीक है, ज़रात होते हैं बेसिकली, जो कि इसको लेके या तो सिक्रीशन के लिए सेल मेम्ब्रेन के पास चले जाएंगे, जिससे सेल से बाहर इनको भेज दिया जाएगा, या फिर ये इन्हीं के साथ मिलके लाइसोसोम बना देते हैं। अब लाइसोसोम के आगे अपने फंक्शंस हैं, ठीक है, कि ये सेल के वेस्ट को जो है ठिकाने लगाता होता है। उसके बाद आ जाता है जी लिपिड सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन। इसी तरीके से ये प्रोटीन की तरह ये जो है गोल्गी ऑपरेटर्स जो है ये लिपिड को भी क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं कि इट प्ले अ रोल इन द प्रोसेसिंग ऑफ द लिपिड। लिपिड की प्रोसेसिंग में भी इसका रोल होता है। दैट आर द पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन यूज फॉर द एनर्जी स्टोरेज। तो फिर इन लिपिड्स को जो मॉडिफाई करने के बाद एनर्जी के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ जाता है जी फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम। अब जैसे लाइसोसोम की फॉर्मेशन के लिए हम लोगों ने पहले पढ़ा कि गोल्गी ऑपरेटर्स प्रोटीन को जो है वो एक खास किस्म के वेसिकल के साथ जो है वो जोड़ देती है, ठीक है। अब जब ये उसके साथ जुड़ेगी तो लाइसोसोम के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाती है। गाल्जी ऑपरेटर्स कहते हैं कि फंडामेंटल है, इज इंस्ट्रूमेंटल इन द फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम की फॉर्मेशन में गोल्गी ऑपरेटर्स का एक अहम रोल होता है। विच आर द सेलुलर ऑर्गेनेली कंटेनिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन वेस्ट मटेरियल एंड द सेलुलर डेब्रिस। अब कहते हैं कि जो लाइसोसोम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, कि जो कि ब्रेक डाउन कर देते हैं वेस्ट मटेरियल की और सेलुलर डेब्रिस। सेलुलर डेब्रिस का मतलब जो सेल का कचरा है उसकी। उसके बाद सेलुलर सिक्रीशन की बात करते हैं। वंस द प्रोटीन जो है वो मॉडिफाइड हो गई है, पैक कर दिया गया वेसिकल्स के अंदर, तो गोल्गी ऑपरेटर्स क्या करेगा, इन वेसिकल्स के थ्रू जो है सेल मेम्ब्रेन के पास इनको भेज देता है सिक्रीशन के लिए, जैसे हमने भी ऊपर देखा। फिर कहते हैं कि दिस इज क्रूशियल फॉर द रिलीज ऑफ द हार्मोन। अब ये इंपॉर्टेंट होती हैं, ये प्रोटीन्स जाएंगी तो इनकी वजह से कुछ हार्मोन, एंजाइम या दूसरी सब्सटेंसेस जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज होंगी। उसके बाद यहाँ पे अब लाइसोसोम का दिखा हुआ है कि ये देखें इस तरीके से ये हमारे पास एक सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर शेप में जो है वो एक ऑर्गेनेली है ये, ठीक है। इसकी अपनी मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं कि सेल का जो भी कचरा है वो इसके अंदर आएगा और ये एंजाइम्स पकड़ के उसकी ब्रेक डाउन कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है जी लाइसोसोम। अगेन यहाँ पे इसने इसको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, सेपरेटली। पहले तो उसने देखा है जी गोल्गी ऑपरेटर्स के फंक्शन में बताया है, अब यहाँ पे उसने बताया जी लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में कहते हैं कि ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, यानी इसके अंदर जो है वो मेम्ब्रेन होती है, ह्यूमन सेल में प्रेजेंट होती है और इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। अब ये जो एंजाइम है ये ब्रेक डाउन करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं वेरियस सेलुलर मटेरियल, सेल के बहुत सारे मटेरियल को। फंक्शन जो है लाइसोसोम का वो इंक्लूड करता है, ठीक है, कि लाइसोसोम आर द वेसिकुलर ऑर्गेनेली दैट फॉर्म बाय ब्रेकिंग ऑफ द ऑफ फ्रॉम द गोल्गी ऑपरेटर्स। कि गोल्गी ऑपरेटर्स जो है वो इनको बना रहा होता है, ठीक है, कि गोल्गी ऑपरेटर्स जो है वो प्रोटीन के साथ वेसिकल को जोड़ के या फिर प्रोटीन की ब्रेक डाउन करके तो लाइसोसोम की फॉर्मेशन करता है। दे देन डिस्क्रीट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, और इसके बाद साइटोप्लाज्म में जो है ये सेपरेट ऑर्गेनेली को सक्रीट आउट कर दिया जाता है। लाइसोसोम प्रोवाइड एन इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये सेल के अंदर का एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो कि सेल के वेस्ट को टकाने लगाता है। डैमेज सेलुलर स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको ख़त्म करेगा। फूड के पार्टिकल जो कि सेल अगर किसी तरह से इंजेस्ट कर लेता है उनको ये ख़त्म करेगा। और अनवांटेड मैटर सच एज बैक्टीरिया है, ठीक है, एक्ट एज द सेल डाइजेस्टिव सिस्टम बाय कंटेनिंग द एंजाइम, ठीक है। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के तौर पे काम करता है, जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो कि बड़े बड़े हैं जैसे प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, उनको छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है या रिसाइकिल कर देता है या फिर एक्सपेल आउट कर देता है। उसके बाद आ जाता है जी साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन हमारे पास ये इस तरीके से एक थ्रेड लाइक जो है ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, प्रोटीन का ये बना होता है, ठीक है। इसमें फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ट्यूब्यूल्स होते हैं यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है, ये यूकैरियोट्स में है। इसके बाद इसका जो इंपॉर्टेंट रोल है, ये सेल को जो है वो एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, इंट्रासेलुलर जो ट्रांसपोर्ट है उसको फैसिलिटेट करेगा। इसके अलावा वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस के अंदर इसका रोल होता है। अब यहाँ पे कुछ इसके फंक्शन इसने डिस्कस किए हुए हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे जैसे हमने देखा कि इसके अंदर फिलामेंट होते हैं और ट्यूब्यूल्स होती है। फिलामेंट जो है वो हमारे पास एक्टिन भी होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, और इंटरमीडिएट जो है फिलामेंट होते हैं। ये दो तरह के फिलामेंट है, एक एक्टिन है और एक इंटरमीडिएट है, और दूसरा हमारे पास छोटी छोटी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। अब यहाँ पे इसके जो फंक्शन डिस्कस किए हुए हैं, सबसे पहले तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा सेल सेल की शेप के अंदर, मोटालिटी के अंदर इसका रोल होता है, यानी कि मूवमेंट में सेल की, और ट्रांसपोर्ट के अंदर इसका रोल होता है इंट्रासेलुलर यानी चीज़ों के मूवमेंट करवाने में, और सेल की ऑर्गेनाइजेशन में रोल है, सेल की बनावट के अंदर सिग्नलिंग में इसका रोल है, ठीक है, सेल एडहियन, सेल को चिपकने में, एक सेल को दूसरे सेल के साथ चिपकने में भी हेल्प करती है। इसके अलावा कहता है कि ये रिस्पॉन्स करती है किसी भी मैकेनिकल स्टिमुलाई को। उसके बाद कहते हैं कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है दूसरी ऑर्गेनेलिस को। अब सबसे पहले यहाँ पे बता रहा है कि जी एंडोसाइटोसिस इंजेक्शन बाय द सेल।
अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एंडोसाइटोसिस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल जो है चीज़ों को जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, उसको ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं कि निगल लेते हैं, खा लेते हैं। तो कहते हैं इफ़ द सेल इज़ टू लाइव एंड ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, कहते हैं कि जैसे सेल लाइव ग्रो भी करते हैं, ठीक है, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, तो इसके लिए इनको कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, जो कि ये अपने सराउंडिंग जो फ्लूइड है सेल में उससे ऑब्टेन करते हैं। ज़्यादातर सब्सटेंसेस कहते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन से जो है वो गुजर के आती हैं, यानी बाहर से आ जाती हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट या डिफियन के प्रोसेस के थ्रू। अब डिफियन क्या होता है कि ये एक सिंपल मूवमेंट होती है थ्रू द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से, ठीक है, कॉज्ड बाय द रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, कि जैसे ये एक मेम्ब्रेन अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ से पे डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ये वाले। अब ये जो मॉलिक्यूल हैं जब इस मेम्ब्रेन से क्रॉस करके इस तरफ आएंगे तो इस तरह की जो मूवमेंट होगी उसको हम क्या कहेंगे, डिफियन कहेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कहता है कि ये भी बेसिकली एक मूवमेंट होती है जिसमें सब्सटेंसेस एक मेम्ब्रेन के थ्रू ही मूव करती हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको एनर्जी लगा के मूव करवाना पड़ता है, ठीक है, बाय अ फिजिकल प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट पेनिट्रेट ऑल द वे थ्रू द मेम्ब्रेन, ठीक है। कहते हैं कि इसमें जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर ये मॉलिक्यूल पेनिट्रेट करेंगे और फिर ये बैरियर को क्रॉस कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें हमेशा याद रखिएगा कि एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद कहते हैं कि लार्जर पार्टिकल इंटर द सेल, अब बड़े पार्टिकल जो है वो सेल के अंदर इंटर होते हैं बाय स्पेशलाइज फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के खास फंक्शन के थ्रू, जिसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अब कहते हैं कि एंडोसाइटोसिस को हम डिवाइड कर देते हैं कि दो कैटेगरीज के अंदर, एक पिनोसाइटोसिस और एक फेगोसाइटोसिस। अब पिनोसाइटोसिस का मतलब ये है कि जो इंजेक्शन इसमें की जाती है माइन्यूट पार्टिकल्स की, या फिर जैसे कोई फ्लूइड का मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसकी, दैट फॉर्म द वेसिकल ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड पार्टिकुलेट कॉन्स्टिट्यूएंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म, ठीक है, यानी इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं या कोई फ्लूइड का मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, सेल के अंदर लिया जाता है, ठीक है, और फिर उसको डिजनरेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में कहता है कि इंजेक्शन ऑफ द लार्ज पार्टिकल, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया है या एक पूरा का पूरा सेल है, ठीक है, उसको डिजनरेट किया जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे से हमारे पास ड्रॉपलेट है, ठीक है, अब ये ड्रॉपलेट जैसे ही अंदर होंगे तो कुछ मेम्ब्रेन का पोर्शन भी इनको क्या कर देगा, सराउंड कर देगा। अब यहाँ पे ये जो लाइसोसोम है ये आके इनके ऊपर क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, जिनको डाइजेस्टिव साइकिल कहेंगे। अब एक्ट करने के बाद जो कोई वेस्ट मटेरियल बच गया, ठीक है, यानी इसमें से यूज़फुल चीज़ें निकालनी है जो कि सेल को भेज दी जाएंगी, और जो वेस्ट है वो इस तरीके से ये क्या किया जाएगा, इसको सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन। कहता है कि डिवाइड करता है दो मेन तरीकों से, ठीक है, एक माइटोसिस और एक है मियोसिस। अब सबसे पहले माइटोसिस को देखेंगे। अब माइटोसिस के यहाँ पे कुछ फेजेस डिस्कस किए हुए हैं। सबसे पहले प्रोफेस है, मेटाफेस है, ठीक है, एनाफेस है और टीलोफेस है, ठीक है। इसमें जो है ना स्टूडेंट सारा का सारा क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल अपने आप को डिफरेंट तरीके से अरेंज करता है, और एट द एंड जब दो डॉटर सेल सेपरेटली बन जाते हैं तो हाफ ऑफ मटेरियल जो है ना वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद सेपरेटली ये मतलब ट्रांसपोर्ट होगा। उसके बाद है जी पर्पस क्या है माइटोसिस का, से क्या होता है कि ये ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए और मेंटेनेंस ऑफ द सोमैटिक सेल्स, ठीक है। सोमैटिक सेल्स का मतलब ये है कि नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स। स्टूडेंट हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के सेल होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव होते हैं और एक नॉन रिप्रोडक्टिव। नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि हमारी बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ में इनका रोल होता है, सेल बनाने में इनके लिए, लेकिन जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की फॉर्मेशन है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स के थ्रू होती है, ठीक है। तो खैर ये जो सोमैटिक सेल्स हैं, ठीक है, उनकी फॉर्मेशन में हमारे पास जो है वो रोल होता है माइटोसिस का। उसके बाद फिजिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है जी इंटरफेस। कहते हैं कि इसमें सेल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए, यानी अपनी चीज़ें जो जो उसको रिक्वायर्ड है ना वो इकट्ठी करता है। अंडर गोइंग द डीएनए रेप्लिकेशन, यानी एक डीएनए से दूसरे डीएनए का बनना। कहते हैं कि ये काम होने से पहले सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा, जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो पहले से ही अरेंज करेगा। उसके बाद प्रोफेस आ जाता है। प्रोफेस में क्या होगा कि क्रोमोसोम कंडेंस होंगे, इकट्ठे होंगे, और एक न्यूक्लियर इन्वेलप क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियर प्रोफेस के अंदर क्या है इसमें कि ये जो क्रोमोसोम है ये आप देख रहे हैं एक एक्स लाइक पैटर्न जो है, जिनको हम क्रोमोसोम कह रहे हैं, ये इकट्ठे हो रहे हैं एक ही जगह पे, ठीक है। और फिर ये जो इनकी सराउंडिंग में मेम्ब्रेन है ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता टूट रही है। जब ये टूट के बिल्कुल टूट जाएगी तो ये इस तरीके से इनकी अरेंजमेंट हो जाएगी, जैसे मेटाफेस में देख रहे हैं कि एक सीक्वेंस में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जब सीक्वेंस में आ जाएँगे तो फिर इनके दरमियान से भी मज़ीद क्लीवेज होगी, ये जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है? कि ये भी आगे से दरमियान में से टूट गए हैं, और फिर उसके बाद ये आधे जो हैं वो एक सेल में चले जाएँगे और आधे दूसरे सेल में चले जाएँगे।
उसके बाद आ जाता है एनाफेज। मेटाफेज है। मेटाफेज में कहता है कि क्रोमोसोम अलाइन करते हैं आपको अपने आप को एट द सेल इक्वेटर, यानी कि जिससे अरेंज हुए हैं ना सेल के मिड में, इस तरीके से अपने आप को जो है इक्वेटर पे अरेंज करते हैं। उसके बाद एनाफेज आ जाता है तो क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं और मूव टू अपोजिट पोल, और एक अपोजिट जो है वो डायरेक्शन में, जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एनाफेज में कि अपोजिट डायरेक्शन में जो है ये चले गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास फेस। टीलोफेस में कहता है कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से बन रहा है अराउंड द सेपरेटेड न्यूक्लियस, जो सेपरेट न्यूक्लियस हुए हैं उनके इर्द गिर्द। उसके बाद साइटोकाइनेसिस आ जाता है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस में ये है कि सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है टू आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लियाई, और एट द एंड जो है वो दो डॉटर न्यूक्लियाई सेल्स बन जाते हैं। उसके बाद आ जाता है जो मियोसिस। मियोसिस जो है इसके टू फेजेस होते हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास है जी मियोसिस वन होता है और दूसरा मियोसिस टू होता है। ठीक है, आगे हम मियोसिस वन को मजीद डिवाइड कर देते हैं, ये प्रोफेस वन, मेटाफेस वन, एनाफेस और टीलोफेस वन। अब कहते हैं कि ये जो मियोसिस है इसका पर्पस क्या होता है कि ये गैमेट सेल्स जो हैं, ठीक है, उनकी फॉर्मेशन में इसका जो है ना रोल होता है। अब सबसे पहले मियोसिस वन का पहला फेज देखेंगे जो कि प्रोफेस है। इसमें भी क्या होगा कि क्रोमोसोम अपने आप को कंडेंस करेंगे और होमोलोगस यानी कि जो सेम क्रोमोसोम है वो पेयर अप होंगे। ठीक है, जब पेयर अप होंगे एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, कहते हैं कि फिर न्यूक्लियर इन्वेलप इस कंडीशन में भी ब्रेक डाउन होगा। जब ब्रेक डाउन होगा तो मेटाफेज में जाएंगे। मेटाफेज में अगेन क्या करेंगे कि ये सेल के इक्वेटर पे अपने आप को अरेंज करेंगे। और उसके बाद एनाफेज में क्या होगा कि ये सेपरेट होंगे और मूव टू अपोजिट पोल, यानी कि ये क्या करेंगे आधे क्रोमोसोम दरमियान से सेपरेट होके आधे एक तरफ चले जाएंगे, आधे एक तरफ चले जाएंगे। उसके बाद टीलोफेज आ जाएगा जो इसमें कहते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो रीच कर जाते हैं पोल्स पे एंड टू हैप्लाइड सेल्स आर फॉर्म्ड, और एंड पे जो है ना दो हैप्लाइड सेल्स सेपरेटली जो है ना वो हमारे पास बन जाते हैं। उसके बाद कहता है कि प्रोफेज टू की बात करते हैं हम। मियोसिस टू और साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं। इसमें कहते हैं कि सेल एट द एंड डिवाइड हो जाता है। फिर मियोसिस टू है तो मियोसिस टू कहते हैं कि सिमिलर होती है माइटोसिस के बट इन्वॉल्व द हेप्लाइड सेल्स, लेकिन इसके अंदर जो है वो हेप्लाइड सेल्स बनेंगे। जैसे इसके अंदर टू हेप्लाइड सेल्स बने इसी तरह से इसमें भी हेप्लाइड सेल बनेंगे। तो इसमें भी प्रोफेज टू होगा, मेटाफेज टू होगा, एनाफेज टू, टीलोफेज टू और साइटोकाइनेसिस होगी। दिस फेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द फोर हेप्लाइड डॉटर सेल, और मियोसिस टू के रिजल्ट में हमारे पास फोर जो है वो हेप्लाइड सेल्स बनेंगे और हर के अंदर क्या है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। ठीक है, एज देयर ओरिजिनल सेल, यानी कि जो मेन सेल था उससे जो है हाफ नंबर में क्रोमोसोम हर सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को लाइक कर दिया करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्टूडेंट, और वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको जो है वो लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो उसकी। और अब आपके पेपर्स भी करीब हैं तो अच्छे से मेहनत करें। अल्लाह हाफ़िज़।